घाटी सभ्यता का विस्तार, इसका क्षेत्रफल और इसकी आकृति तथा इसके प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं कि ये किन किन देशों में फैली हुई थी और कहां से कहां तक इसका विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था वो मांडा, जम्मू कश्मीर राज्य, और यहां पर जो नदी थी वो चिनाब नदी थी। मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल था? मांडा सभ्यता स्थल था। दक्षिण में जो क्षेत्र था दहमाबाद, महाराष्ट्र, और यहां पर जो नदी थी वो परवरा नदी। दहमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दहमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे स्थित था, जबकि उत्तरतम बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे स्थित था। पूर्व में जो क्षेत्र था वो आलमगीरपुर यूपी, और यहां पर जो नदी थी वो हिंडन नदी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तर बिंदु आलमगीरपुर जो यूपी राज्य में स्थित था, और यहां पर जो नदी थी वो हिंडन नदी थी। पश्चिम में जो क्षेत्र था वो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में स्थित था, और यहां पर जो नदी थी वो द्वास्क नदी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे, दक्षिणतम बिंदु दहमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे, और पूर्वोत्तर बिंदु था आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम जो बिंदु था वो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान द्वास्क नदी के किनारे स्थित था। अब इस सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में था? यह सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान। इन 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। पर अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र थे, मुंडीगोई, और एक क्षेत्र था सारतुघई। ये 2 सभ्यता स्थल अफगानिस्तान के थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर के थे। इनसे केवल सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। यहां से रक्तमणि, जो लाल रक्तमणि आता है, वो यहां से निर्यात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम विस्तार 1400 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर था। अब आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, किन किन सभ्यताओं से कितनी बड़ी थी। क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो मिस्र की सभ्यता से 20 गुना व मेसोपोटामिया प्लस मिस्र, इन दोनों सभ्यताओं से 12 गुना बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की जो सभ्यता थी उससे 20 गुना, और मेसोपोटामिया
और मिस्र दोनों सभ्यताओं से मिलाकर भी सिंधु घाटी इनसे 12 गुना बड़ी थी। तो क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। इसका जो आकृति थी त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। इसका क्षेत्रफल कितना था? 8 लाख वर्ग किलोमीटर था। यह मिस्र से 20 गुना बड़ी थी। और मिस्र और मेसोपोटामिया जो दोनों सभ्यता इनसे ये 12 गुना बड़ी थी। और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो स्थल आता है उसका नाम है हड़प्पा। प्रमुख स्थल, पहला जो स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता स्थल पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी जिला, इसे वर्तमान में साहिवाल कहते हैं, और पाकिस्तान देश में स्थित थी। और यहां पर जो नदी थी वो रावी नदी का बाया तट। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी जिला, इसे वर्तमान में साहिवाल कहते हैं, पाकिस्तान देश में स्थित। और नदी थी रावी नदी। रावी नदी के किनारे जो बाया तट था उस पर हड़प्पा स्थल स्थित था। अब यहां से क्या क्या हमें पुरावशेष मिले, यहां से कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए? यहां से R37 कब्रिस्तान मिला। हड़प्पा सभ्यता से R37 कब्रिस्तान मिला। यह कब्रिस्तान था, इसका नाम था R37। यहां से सोने का हार मिला। हड़प्पा से तांबे का दर्पण, कांच की बोतल में काजल के साक्ष्य मिले। यहां से एक योगी का धड़ मिला। इसके अलावा यहां से एक नर्तक की प्रस्तर की मूर्ति मिली, जिसे मार्शल ने नटराज कहा। हड़प्पा सभ्यता स्थल से हमें R37 कब्रिस्तान मिला, सोने का हार मिला, तांबे का दर्पण मिला, कांच की बोतल में काजल के साक्ष्य मिले, योगी का धड़ मिला, नर्तक की प्रस्तर की यानी पत्थर की मूर्ति मिली, जिसे सर जॉन मार्शल ने नटराज की उपाधि दी। इसके अलावा यहां से काष्ठ शव पेटिका मिली। काष्ठ शव पेटिका, जिसे वुडन कॉफिन कहा जाता है। हड़प्पा स्थल से काष्ठ या लकड़ी की शव पेटिका मिली, जिसे वुडन कॉफिन कहा जाता है। जो अगला स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी जिला, साहिवाल पाकिस्तान देश, रावी नदी का बाया तट, R37 कब्रिस्तान, नर्तक की मूर्ति प्रस्तर की, जिसे मार्शल ने नटराज कहा, कांच की बोतल में काजल के साक्ष्य, तांबे का दर्पण, R37 कब्रिस्तान, ये मिला। अब अगला स्थल है मोहनजोदड़ो सभ्यता का स्थल है
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों या मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान भी किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल था और वर्तमान में जो सभ्यता स्थल सबसे बड़ा है वो है राखी गड्डी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला, यहां से कौन कौन से अवशेष हमें मिले? तो यहां से एक 10 से 12 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, जिसे मार्शल ने सर्वोत्कृष्ट यानी तत्कालीन विश्व की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति कहा। किसे कहा? इस कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली, इसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति कहा। इसके अलावा यहां से विशाल स्नानागार मिला, विशाल अन्नागार मिला, जिसकी लंबाई चौड़ाई 11.88 गुणा 1.43 7.43 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस क्षेत्रफल में अन्नागार मिला। अन्नागार हड़प्पा से मिला और मोहनजोदड़ो से मिला, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार मिला मोहनजोदड़ो से। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। इसके अलावा यहां से एक सड़क मिली, जिसकी लंबाई 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने राजपथ की संज्ञा दी थी। ये राजपथ कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। इसके अलावा यहां से एक कालेनियम हार मिला। कालेनियम धातु होती है, उसका हार मिला। यहां से मोहनजोदड़ो से 10 से 12 इंच की कांसे की नर्तकी मिली, विशाल स्नानागार मिला, विशाल अन्नागार मिला, जिसकी हाइट 11.88 गुणा 1.43 गुणा 7.43 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये विशाल अन्नागार की हाइट थी, जो विश्व का सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला। इसके अलावा यहाँ से एक सड़क मिली जो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने राजपथ की संज्ञा दी। इसके अलावा यहाँ से कालेनियम हार मिला। अगला जो सभ्यता स्थल है कालीबंगा। तीसरा सभ्यता स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और यह सभ्यता घग्गर नदी या द्वसदती नदी के किनारे स्थित है। अब कालीबंगा सभ्यता स्थल से हमें क्या क्या मिला, इसके यहां से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रसिद्ध अवशेष यहां से जूते हुए
खेत के अवशेष कालीबंगा से मिले। इसके अलावा यहां से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले। इसके अलावा यहां से एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले। दो फसलें कौन कौन सी? एक चना और दूसरी सरसों। दो फसलों के हमें साक्ष्य मिले, एक चना और दूसरी सरसों। इसके अलावा यहां से बेलनाकार अलंकृत मोहरें मिली। कालीबंगा से हमें बेलनाकार अलंकृत मोहरें मिली। इसके अलावा यहां से एक बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे। 6 छिद्र थे यानी शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है। इसके अलावा यहां से पासा, पासा मिला। इसके अलावा यहां से अंडाकार कब्रें, अंडाकार कब्रें। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था कालीबंगा, यहां से हमें जुते हुए खेत, प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य चना और सरसों, बेलनाकार अलंकृत मोहरें मिली, एक बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन काल में यहां पर शल्य चिकित्सा की गई थी, सर्जरी की गई थी। अगला जो क्षेत्र है उसका नाम है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो, चहुंदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यहां से हमें क्या क्या अवशेष मिले? यहां से हमें काजल, लिपस्टिक, काजल व लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। चहुंदड़ो से, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, चहुंदड़ो से हमें काजल, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी और मनके बनाने का कारखाना हमें कहां से मिला? चहुंदड़ो से मिला। अगला जो सभ्यता स्थल है लोथल। लोथल, लोथल गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहां से हमें क्या क्या मिला? लोथल एक बंदरगाह था। लोथल से हमें जहाजों की गोदी में डॉक यार्ड, यानी जहां पर जहाज खड़े किए जाते हैं, वो डॉक यार्ड हमें कहां से मिला? लोथल से मिला। लोथल एक बंदरगाह था। आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह था, तो आपका जवाब होगा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था।
इसके अलावा यहां से पंचतंत्र, पंचतंत्र विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का एक पात्र है जिसका नाम है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी की चित्रकारी हमें कहां से मिलती है? हमें लोथल से मिलती है। लोथल से हमें पंचतंत्र का जो पात्र है चालाक लोमड़ी की चित्रकारी हमें कहां से मिलती है? लोथल से मिलती है। इसके अलावा यहां से चौपड़ के साक्ष्य मिले। अगला जो सभ्यता स्थल है रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर गुजरात में स्थित है और जो नदी है वो मादर नदी है। अब यहां से हमें कौन कौन से अवशेष मिले? रंगपुर से हमें चावल की भूसी और चावल के साक्ष्य मिले। रंगपुर गुजरात से हमें जो भोगवाल मादर नदी के किनारे स्थित है, रंगपुर गुजरात से हमें चावल की भूसी व चावल के साक्ष्य मिले। अगला क्षेत्र है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो गुजरात में स्थित है। अब यहां से हमें क्या मिला? सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले, स्पष्ट साक्ष्य मिले थे। कैसे साक्ष्य थे? स्पष्ट, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, फिर भी यहां पर घोड़े की हड्डियों के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं सुरकोटड़ा गुजरात से। इसके अलावा अगला जो सभ्यता स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तर स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तर स्थल आलमगीर यूपी था, जबकि पश्चिमोत्तर सुतकांगेडोर बलूचिस्तान था, द्वास नदी के किनारे, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। यहां से हमें क्या मिला? यहां से गिलहरी की चित्रकारी, आलमगीर यूपी से गिलहरी की चित्रकारी, कपड़े पर छापे के निशान, कपड़े पर छापे के निशान आलमगीरपुर यूपी से मिले। अगला सभ्यता स्थल है रोपड़। रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी, यहां से हमें क्या मिला? रोपड़ से हमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, यानी मालिक के साथ किनको दफनाया गया? उसके कुत्ते को दफनाया गया। यह साक्ष्य हमें कहां से मिले? रोपड़ पंजाब से मिले। अगला क्षेत्र है कुणाल।
कुणाल हरियाणा। कुणाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट मिले। अगला सभ्यता स्थल है धैमाबाद महाराष्ट्र। धैमाबाद महाराष्ट्र जो परवरा नदी के किनारे स्थित है। यहां से ताम्र रथ मिला। धैमाबाद महाराष्ट्र जो परवरा नदी के किनारे स्थित है, यहां से तांबे का रथ मिला। कुणाल हरियाणा से चांदी के 2 मुकुट मिले। इसके अलावा अगला सभ्यता स्थल है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात। सुरकोटड़ा गुजरात से घोड़े की हड्डियों के स्पष्ट प्रमाण, घोड़े की हड्डियों के स्पष्ट प्रमाण सुरकोटड़ा गुजरात से मिले। इसके अलावा सुरकोटड़ा गुजरात से एक शॉपिंग मॉल मिला। एक शॉपिंग मॉल मिला। अगला सभ्यता स्थल है राखी गड्डी। राखी गड्डी हरियाणा। राखी गड्डी सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गड्डी है। राखी गड्डी से हमें सिंधु लिपि, सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक, सिंधु की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु लिपि से युक्त मुद्राएं मिली। सिंधु लिपि से युक्त मुद्राएं हमें कहां से मिली? राखी गड्डी हरियाणा से मिली। अगला सभ्यता स्थल है बनावली। बनावली हरियाणा। बनावली हरियाणा से हमें मिट्टी का हल मिला। इसके अलावा बनावली से हमें मिट्टी के खिलौने मिले। बनावली हरियाणा से हमें मिट्टी का हल मिला और मिट्टी के यहां से खिलौने मिले। अगला सभ्यता स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। धोलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले। धोलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। अगला सभ्यता स्थल है कोटा दीजी। कोटा दीजी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कोटा दीजी से
पत्थर के बाणागर मिले। कोटा दीजिए, सिंध पाकिस्तान में पत्थर के बाणागर मिले। आई होप दोस्तों घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं रही थी, इसका नगर नियोजन कैसा था, इसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, कैसे ये अपना जीवन व्यापन करते थे, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली विशेषता आती है वो इसका नगर नियोजन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सर्वप्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता, जब हमने पिछले लेक्चरों में हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में हमने अंतर किया, तब हमने देखा कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारिक प्रधान सभ्यता थी, जबकि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो कृषि प्रधान सभ्यता थी। सिंधुवासी व्यापार करते थे, इसलिए यहाँ पर नगर का विभाजन, नगरों का विकास हुआ और नगरों का विभाजन दो भागों में किया गया। नगरों का विभाजन दो भागों में किया गया। एक तरफ पश्चिमी दुर्ग और एक तरफ बस्ती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर विभाजन था वो दो भागों में किया गया। एक तरफ पश्चिमी दुर्ग और दूसरी तरफ बस्ती जो पूर्व दिशा में स्थित थी, जिसे पूर्वी रिहायशी बस्ती कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पश्चिमी दुर्ग था वो ऊंचे टीले पर स्थित होता था, ऊंचे टीले पर स्थित होता था, जबकि बस्ती निम्न क्षेत्र पर स्थित होती थी। नीचे क्षेत्र पर जो समतल जगह थी उस पर बस्ती स्थित होती थी, जबकि जो ऊंचा टीला होता था उस पर दुर्ग स्थित होता था। इस सभ्यता में जो पश्चिमी दुर्ग था वो परकोटे युक्त मिला, यानी इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया, जिससे इस दुर्ग की सुरक्षा हो सके, जबकि बस्ती की सुरक्षा के लिए कोई परकोटा नहीं बनाया गया था। इस दुर्ग में राजा, उसका पुरोहित और उसका योद्धा, जो उसके सेनापति थे, वो सब इस दुर्ग में रहते थे, जबकि बस्ती में मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग व साधारण जनता निवास करती थी। हमने देखा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका नगर दो भागों में विभाजित था। एक पश्चिमी दुर्ग था, दूसरी तरफ पूर्वी रिहायशी बस्ती थी। अब जो पश्चिमी दुर्ग था वो ऊंचे टीले पर स्थित होता था और इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जबकि बस्ती में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, बस्ती में परकोटा नहीं बनाया गया था। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जहां से बस्तियां भी परकोटे युक्त मिली, तो इनसे कई बार तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से दुर्ग परकोटे युक्त मिला तथा इसके अलावा किस सभ्यता स्थल से बस्ती व दुर्ग दोनों परकोटे युक्त मिले। तो इसमें जो सबसे पहला अपवाद अपन देखते हैं वो है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित थी। यहां कालीबंगा में जो नगर विभाजन था वो दो भागों में था। कालीबंगा में जो नगर का विभाजन दो भागों में किया गया था। एक तरफ दुर्ग था और एक तरफ बस्ती थी। कालीबंगा में दुर्ग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ ऊंचा ऊंचा दीवारें बनाई गई थी, जिन्हें परकोटा कहा जाता है। दुर्ग की सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई और बस्ती की सुरक्षा के लिए भी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता में केवल पश्चिमी दुर्ग परकोटे युक्त था, जबकि कालीबंगा में दुर्ग व बस्ती दोनों परकोटे युक्त थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर विभाजन दो भागों में किया गया था। कालीबंगा में भी नगर विभाजन दो भागों में किया गया था,
लेकिन इनमें जो अंतर है वो है कि यहाँ पर बस्ती परकोटे युक्त नहीं मिली, जबकि यहाँ पर बस्ती परकोटे युक्त मिली। इसके अलावा जो दूसरा अंतर आता है वो सभ्यता स्थल है बनावली। बनावली हरियाणा में स्थित है। यहां से जो नगर विभाजन था वो नगर का विभाजन नहीं किया गया था। दुर्ग व बस्ती दोनों एक जगह थी और इसके चारों तरफ भी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसकी सुरक्षा के लिए ऊंचा ऊंचा परकोटा बनाया गया था। तो इन दोनों में अंतर यह रहा कि कालीबंगा से बस्ती व दुर्ग परकोटे युक्त मिले, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से केवल दुर्ग परकोटे युक्त मिला। बनावली से बस्ती और जो दुर्ग था उसका विभाजन नहीं किया गया था, दोनों एक जगह स्थित थे और दोनों की सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे परकोटे बनाए गए थे। इसके अलावा जो तीसरा अंतर है इनमें जो अपवाद आता है वो है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, धोलावीरा और राखी गड्डी। सुरकोटड़ा, धोलावीरा और राखी गड्डी, इन तीनों स्थलों से नगर का विभाजन 3 भागों में किया गया था। नगर का विभाजन 3 भागों में किया गया था। सुरकोटड़ा, धोलावीरा, राखी गड्डी, इनसे नगर का विभाजन 3 भागों में किया गया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर का विभाजन 2 भागों में किया गया था। सुरकोटड़ा और धोलावीरा, राखी गड्डी में नगर का विभाजन 3 भागों में किया गया था। एक निम्न नगर था, एक मध्यम नगर और एक उच्च नगर था। क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विभाजन 2 भागों में किया गया था, तो इसके समरूप किस स्थल में नगर का विभाजन 3 भागों में किया गया था? तो सुरकोटड़ा, धोलावीरा, राखी गड्डी। इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्न में से किस सभ्यता स्थल का विभाजन नगर विभाजन 3 भागों में नहीं किया गया था? तो 3 तो ये दे देगा और चौथा कालीबंगा दे देगा। कालीबंगा का नगर विभाजन 2 भागों में किया गया था, जबकि इनका विभाजन 3 भागों में किया गया था। इसके अलावा चौथा अपवाद है लोथल। लोथल भी गुजरात में स्थित है। लोथल में नगर विभाजन नहीं था। दुर्ग व बस्ती दोनों एक जगह स्थित थी। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर विभाजन था वो 2 भागों में था। एक तरफ पश्चिमी दुर्ग था और एक तरफ पूरी रियासती बस्ती थी। दुर्ग जो परकोटे युक्त था उसकी सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंची दीवारें बनाई गई, और जबकि बस्ती की सुरक्षा के लिए कोई परकोटा नहीं बनाया गया था। इसके अपवाद में कालीबंगा में दुर्ग व बस्ती दोनों परकोटे युक्त मिली, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में केवल दुर्ग परकोटे युक्त मिला। धोलावीरा, राखी गड्डी और सुरकोटड़ा यहाँ पर नगर विभाजन 3 भागों में किया गया था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर विभाजन 2 भागों में किया गया था। बनावली हरियाणा में जो दुर्ग व बस्ती का विभाजन नहीं किया गया था, दोनों एक जगह थी और इनका चारों तरफ परकोटे बनाया गया था। लोथल में विभाजन नहीं किया गया था, दुर्ग व बस्ती एक जगह थी, लेकिन इसकी चारों तरफ परकोटा नहीं था। ये इनमें सबसे बड़ा माइनर जो अंतर है वो सिंधु घाटी सभ्यता और इन सभ्यताओं में है। इसके अलावा चहुंदड़ो, जो 5वां जो अंतर आता है चहुंदड़ो में जो हमने देखा कि यहाँ पर सब में पश्चिमी दुर्ग है, यहाँ पे सब में पश्चिमी दुर्ग है, लेकिन चहुंदड़ो में दुर्ग नहीं था, केवल क्या थी यहाँ पर केवल बस्ती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले? तो चहुंदड़ो से दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले, केवल बस्ती के प्रमाण मिले। किस सभ्यता स्थल से नगर का विभाजन 3 भागों में किया गया था? तो 3 तो ये दे देगा और चौथा इनमें से कोई एक दे देगा, और पूछेगा इनमें से नहीं है तो आपका जवाब इन 3 में नगर विभाजन 3 भागों में किया गया था, और इसमें जबकि बनावली और लोथल में नगर विभाजन नहीं किया गया था। अगली जो प्रमुख विशेषता आती है इस नगर में, जो अपने नगर नियोजन देख लिया, अब इसके आगे देखते हैं इस नगर में सड़कें कैसी थी।
दूसरी जो इसकी विशेषता आती है वो आती है सड़कें। अब सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कैसी बनती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें ग्रिड पद्धति पर बनती थी। ग्रिड पद्धति पर, ग्रिड पद्धति क्या होती है? इस तरह से सड़कें बनती थी। जैसे अपना जो जयपुर शहर है वो ग्रिड पैटर्न पद्धति पर बसा हुआ है, उसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे जो सड़कें होती थी इनके किनारे नालियां होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़कें थी इनके किनारे नालियां होती थी और ये नालियां जिप्सम में कच्ची ईंटें मिलाकर बनाई जाती थी। कच्ची ईंटों से इस नालियों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के किनारे मकान होते थे। सड़कों के किनारे मकान होते थे जिनके दरवाजे सड़कों की तरफ न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें बनती थी जिनके किनारे नालियां होती थी। जो नालियों का निर्माण जिप्सम मिश्रित कच्ची ईंटों से किया जाता था। सड़कों के किनारे मकान होते थे जिनके दरवाजे सड़कों की ओर न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। अब इसका जो एक अपवाद आता है लोथल। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कों के किनारे मकान होते थे इनके दरवाजे पीछे गलियों में खुलते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान होते थे इनके दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। तो इनमें दोनों में ये माइनर सा अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान होते थे इनके दरवाजे पीछे गलियों में खुलते थे, जबकि लोथल में जो सड़कों के किनारे मकान होते थे इनके दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ पर जो कच्ची ईंटें मिली, सड़कों के किनारे जो नालियां मिलती थी वो कच्ची ईंटों से बनाई जाती, जिसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। इसके जो अपवाद में कालीबंगा से हमें लकड़ी की नालियां मिली और एक सभ्यता स्थल बनावली जो हरियाणा में स्थित है, यहां से हमें नाली व्यवस्था का अभाव मिला। नाली व्यवस्था का क्या था? अभाव था। यहाँ पर नाली व्यवस्था नहीं थी, जबकि कालीबंगा में नाली व्यवस्था लकड़ी की मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में जिप्सम मिश्रित कच्ची ईंटों की नाली मिली और सड़कों के किनारे चेंबर होते थे, जहां पर जैसे मान लो ये मकान आ गया और इस मकान के आगे एक चेंबर बनाया जाता था, जिससे बरसात का पानी इस चेंबर में जाता और इस चेंबर से नालियों में चला जाता था। ऐसी नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का था, इसलिए इस सभ्यता को भारत की, विश्व की नहीं, भारत और विश्व की सबसे महान सभ्यताओं में इनको गिना जाता है। अगली जो इसकी प्रमुख विशेषता आती है भवन निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों का निर्माण, मकान कैसे बनते थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताओं में तीसरी विशेषता आती है भवन निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर बनते थे। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर बनते थे। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार दुर्ग के भीतर हुआ करते थे, जबकि हड़प्पा जो स्थल था उसका अन्नागार दुर्ग के बाहर था। दुर्ग के बाहर अन्नागार किस सभ्यता स्थल का था? हड़प्पा।
जबकि अन्य स्थलों पर यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्नागार बनते थे वो दुर्ग के अंदर बनते थे, जबकि हड़प्पा स्थल में अन्नागार दुर्ग के बाहर बना था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा अन्नागार था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला जिसे सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का अद्भुत निर्माण कहा था। भवन निर्माण इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर निर्मित होते थे, पक्की ईंटों से बनते थे। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला, जब जो अन्नागार मिला वो दुर्ग के भीतर था, जबकि दुर्ग हड़प्पा से अन्नागार मिला वो दुर्ग के बाहर बना हुआ था। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला जिसे सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का अद्भुत निर्माण कहा था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान थे इनके दरवाजे 2 पल्ले के होते थे। इनके जो दरवाजे थे, भवनों के मकान के जो दरवाजे थे वो 2 पल्ले के होते थे, जबकि कालीबंगा से 1 पल्ले के दरवाजे मिले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान होते थे उनके दरवाजे 2 पल्ले के होते थे, जबकि कालीबंगा में जो मकानों के दरवाजे 1 पल्ले के होते थे। अगली विशेषता, अब हमने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विभाजन हमने देखा 2 भागों में किया गया था। उसके बाद हमने देखा भवन निर्माण कैसा था, किस तरह से भवनों का निर्माण किया जाता था, पक्की ईंटों से किया जाता था, और जो इन ईंटों का अनुपात था वो 4:2:1 था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था, तो 4:2:1 था। सड़कें हमने देख ली कि कच्ची ईंटों से बनती थी जिसमें जिप्सम का निर्माण प्रयोग किया जाता था, जबकि मकान जो बनते थे वो पक्की ईंटों से बनते थे। अगली जो इसकी विशेषताएं हैं, अब हम इसकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक विशेषताएं, इसका सामाजिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनका समाज कैसा था, समाज किस प्रधान था, किसकी शक्ति प्रधान थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक, जबकि वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। यानी परिवार में प्रधान कौन होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में माता, जबकि वैदिक सभ्यता में प्रधान पिता होता था, और आज भी परिवारों में पिता ही प्रधान होता है। सर्वे सर्वा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन थी, माता होती थी। यहाँ पर सर्वाधिक मातृदेवी की मूर्तियां मिली, इसके अलावा पशुपति नाथ की मूर्ति भी मिली। सिंधुवासी सूती वस्त्र पहनते थे और कपास का प्रयोग करते थे, और कपास से क्या बनता है, सूती वस्त्र बनता है, तो सूती वस्त्र पहनते थे। ये मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा का प्रयोग करते थे। चौपड़ हमें लोथल से मिला, जबकि पासा हमें कालीबंगा से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज में 4 भागों में विभाजित था, यहाँ पर 4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती थी। अल्पाइन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और चौथी प्रजाति थी वो मध्य
सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजाति पाई जाती थी, अल्पाइन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय। सर्वाधिक संख्या में भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती थी। सर्वाधिक संख्या में कौन सी प्रजाति पाई जाती थी? भूमध्य सागरीय। कितनी प्रजाति पाई जाती थी? 4 प्रजाति पाई जाती थी। कौन कौन सी पाई जाती थी? अल्पाइन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय। सामाजिक स्थिति कैसी थी? समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। जबकि वैदिक सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली, पशुपति नाथ की मूर्ति मिली। सिंधुवासी सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, कपास का प्रयोग करते थे। कपास से सूती वस्त्र का निर्माण होता था। मनोरंजन के लिए चौपड़ व पासे का प्रयोग करते थे। चौपड़ हमें लोथल से मिला, जबकि पासा कालीबंगा से मिला। सिंधु सभ्यता में जो समाज में 4 प्रजातियां थी, अल्पाइन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय। इनमें सर्वाधिक जो प्रजाति थी संख्या में वो भूमध्य सागरीय थी। अगली जो इसकी विशेषता आती है वो सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। तीसरी जो विशेषता है इनका आर्थिक जीवन, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था। ये व्यापार करते थे तो किस तरह करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, यह सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? व्यापारिक सभ्यता थी। और इसमें जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। भारत में आपको पता है कि 1861 से पहले जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय था, वस्तु के बदले वस्तु। जैसे किसी के पास गेहूं है तो उसने, और किसी के पास मक्का है तो मक्का और गेहूं, जैसे मान लो एक के पास मक्का है और बी के पास गेहूं है, तो ये ए इसको मक्का देगा और बी से गेहूं ले लेगा, तो वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन इसकी सबसे बड़ा जो दोष था वो ये दोष ये था कि एक को गेहूं की आवश्यकता है, अगर बी को मक्के की आवश्यकता होगी तभी व्यापार होगा। तो सिंधु वासियों का व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय व्यापार होता था, वस्तु विनिमय व्यापार होता था। और इसमें जो बाट होते थे वो बाट 16 के गुणांक में होते थे। किसके गुणांक में होते थे? 16 के गुणांक में होते, जैसे 16, 32, 64 इस तरह के बाट होते थे। अब ये लोग सिंधुवासी कपास को ये लोग सिंडन कहते थे। कपास को क्या कहते थे? सिंडन। कपास और मयूर यानी मोर का क्या करते थे? ये निर्यात करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधुवासी किसका निर्यात करते थे? तो कपास जिसे सिंडन कहा जाता था और मयूर का क्या करते थे? निर्यात करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय था। और बाट 16 के गुणांक में होते थे, जैसे 16, 32, 64। सिंधुवासी कपास और मोर का क्या करते थे? निर्यात करते थे। इसके अलावा ये भी आयात किन किन का करते थे? आयात किन किन क्षेत्रों से ये वस्तुएं मंगाते थे? तो तांबे का आयात ये खेतड़ी, झुंझुनू। खेतड़ी को ताम्र नगरी कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुरा, जयपुर और गणेश्वर। अगली जो इसकी विशेषता आती है धार्मिक जीवन। इनका धार्मिक जीवन कैसा था? सिंधुवासी प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक से मतलब क्या होता है कि सिंधुवासी जो प्रकृति में जो घटना होती थी उनको ही देवी रूप दे देते थे। जैसे बरसात हुई और बरसात से बाढ़ आ गई तो बरसात को देवी तुल्य माना गया।
सूर्य को देवतुल्य माना गया, स्वास्तिक को प्रतीक बताया गया। हम हिंदू धर्म में स्वास्तिक को अपना शुभ कार्य में स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। तो सिंधुवासी प्रकृति पूजक थे। इनका जो प्रमुख पवित्र पशु था वो कुब्बड़ वाला बैल यानी कुब्बड़ वाला सांड था। सिंधुवासियों का सबसे पवित्र पशु कौन सा था? कुब्बड़ वाला सांड था। और इनका जो पवित्र पक्षी बतख था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु कुब्बड़ वाला बैल और पवित्र पक्षी बतख था। इसके अलावा इनका जो पवित्र वृक्ष था वो पीपल था। सिंधुवासी अपना पवित्र पशु कुब्बड़ वाले बैल को मानते थे, लेकिन हड़प्पा से हमें सर्वाधिक जो मोहरें मिली, इन मोहरों पर जो सर्वाधिक चित्र मिले वो बिना कुब्बड़ वाले व एक सींग वाले सांड के मिले। यानी आर्य जो सिंधुवासी थे वो अपना पवित्र पशु किसे मानते थे? कुब्बड़ वाले बैल को। लेकिन यहां से जो मोहरें मिली उन पे सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले बिना कुब्बड़ वाले बैल के मिले। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था इसमें धीरे धीरे अंधविश्वास बढ़ा तो पुरोहित वर्ग का उदय हुआ। पुरोहित वर्ग का समाज पर वर्चस्व बढ़ा। अब धीरे धीरे पुरोहित वर्ग ने समाज पर वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया और वैदिक सभ्यता में पुरोहित वर्ग एक सम्माननीय पद पर पहुंच गया। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में पुरोहित वर्ग जो राज पुरोहित होता था उससे पूछकर राज्य काज के निर्णय लिए जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय अंधविश्वास बढ़ा और इससे पुरोहित वर्ग का वर्चस्व बढ़ा। समाज पर वर्चस्व किसका बढ़ा? पुरोहित वर्ग का बढ़ा। अगली जो इसकी प्रमुख विशेषता आती है वो है लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम भाव चित्रात्मक, जिसे हम बुस्ट्रोफेंडम कहते हैं, इसकी खोज 1853 में की गई थी, जबको इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास 1926 में वेडेल के द्वारा किया गया था। लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यानी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे बुस्ट्रोफेंडम कहा जाता था। इसकी खोज 1953 में हुई। 1953 में इसकी खोज हुई और इसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? इसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास वेडेल ने किया था। जो लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और बाएं से दाएं लिखी जाती और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें जो मूल चिन्ह थे, सिंधु लिपि में जो मूल चिन्ह थे वो 64 थे और इस 64 मूल चिन्हों से इसने 400 अक्षर बना लिए थे। आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी जो लिपि थी उसमें मूल चिन्ह कितने थे? तो 64 मूल चिन्ह थे, जिनसे 400 अक्षर बना लिए गए थे। कितने अक्षर बना लिए गए थे? 400 अक्षर बना लिए गए थे। अब इसकी जो अंतिम पॉइंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? कई विद्वान इसका जलवायु परिवर्तन मानते हैं और कुछ विद्वान इसका बाह्य आक्रमण से पतन मानते हैं। अब इसका जो पतन हुआ था वो किस तरह हुआ था? तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है
वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मानने वाला विद्वान बीवी लाल, ब्रिजवासी लाल, और एक है ए घोष, अमलानंद घोष। इन्होंने मत दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ। बीवी लाल हाल ही में चर्चित हैं क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। बीवी लाल वही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था 1961 से 1969 के मध्य। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन बीवी लाल और इनके साथ एक था ब्रिजवासी लाल, बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल और बीके थापर ने मिलकर सिंध जो कालीबंगा सभ्यता थी उसका उत्खनन किया था। यहाँ पर बीवी लाल ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन जलवायु परिवर्तन से बताया। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952-53 में की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से मानने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बीवी लाल और अमलानंद घोष थे। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख जो मत आता है वो है बाह्य आक्रमण, बाह्य या भारी आक्रमण। इनमें सबसे पहले जो नाम आता है मार्टिमर व्हीलर का आता है और एक नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड का। मार्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से नहीं, बाह्य आक्रमण से हुआ। बाह्य आक्रमण किन्होंने किया? तो इन्होंने कहा कि बाह्य आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों का हुआ और आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।